वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री में उपसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका परिचय क्या होता है, लिगेंड के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें उपसंयोजक संख्या क्या होती है, वर्ण क्या होता है, चुंबकीय गुणधर्म और आकृति इसकी कैसी होती है, नाभिकीय सहसंयोजन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे उपसंयोजक यौगिक का। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यौगिकों का आईपीएससी नामकरण पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? यौगिकों का आईपीएससी नाम पद्धति के बारे में, उपसंयोजक यौगिकों का, जो हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, आबंध के बारे में पढ़ेंगे, बर्नर का सिद्धांत में, वीवीटी के बारे में, सीएफटी के बारे में और त्रिविमीय समझौता के बारे में, धातुओं का निष्कर्षण, विश्लेषण और इनके यौगिकों के महत्व के बारे में इस लेसन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ होगा बच्चों, फुल डिटेल के साथ होगा 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका मैं उपसंयोजक यौगिक होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेशन यौगिकों का निर्माण करना संक्रमण धातुओं का प्रमुख गुण है। यानी डी ब्लॉक के तत्वों का बच्चों क्या है, ये प्रमुख गुण है। इन तत्वों के आयन उपसहसंयोजी बंध द्वारा संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुलों के निर्माण में संक्रमण धातुओं तथा उनके आयनों के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं भी क्या होती है बच्चों, भाग लेती है। यानी संक्रमण धातुओं के अतिरिक्त कुछ आयन या कुछ और भी तत्व भाग लेते हैं। उदाहरण के रूप में वर्ग जो 2 है बच्चों, यानी क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु में पाए जाने वाला तत्व जो Mg है, क्या बच्चों, मैग्नीशियम है। एक महत्वपूर्ण संकुल यौगिक यानी पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में पाया जाता है। Mg किस में पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, यह भी का संकुल यौगिक है तथा विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। ये यौगिक जंतुओं, पौधों तथा खनिजों में बहुतायत में पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, संरचना में ये यौगिक सामान्य सहसंयोजी तथा आयनिक यौगिकों से क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर योगात्मक अथवा आणविक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, योगात्मक अथवा आणविक यौगिक क्या होता है, यानी एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को यानी सिंपल साल्ट को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन में क्रिस्टीकरण कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक यानी एडिशनल कंपाउंड अथवा आणविक यौगिक यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है बच्चों। जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं मोहर लवण। मोहर लवण यानी इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे प्लस अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक्वा सॉल्यूशन और प्लस जल के 6 अणुओं को लेकर जब हम लोग गर्म करते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होता है, मोहर लवण यानी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इस प्रकार से आपका यह प्राप्त हुआ। यह क्या है एक बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड है एक। ठीक है, दूसरे यहाँ पर देख रहे हैं CuSO4 प्लस 4NH3 इक्वल टू Cu NH3 का होल 4 SO4 यानी कापर टेट्रा एमीन सल्फेट। क्या बच्चों प्राप्त हुआ आपको, कापर टेट्रा एमीन सल्फेट प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे कि इन यौगिकों को आप देख रहे हैं बच्चों, इन यौगिकों को आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला आपका है श्रेणी आपका द्विक लवण यानी डुअल साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट। और दूसरा है आपका बच्चों उपसहसंयोजी अथवा जटिल या संकर यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं बच्चों कि द्विक लवण यानी डबल साल्ट किसे कहते हैं। डबल साल्ट होता क्या है बच्चों? तो देखेंगे कि ये आणविक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में तो अस्थायी होते हैं, किंतु विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या रहेंगे बच्चों? ठोस रहेंगे, अस्थायी रूप से रहेंगे, लेकिन जो ही विलयन बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे, अपना अस्तित्व को क्या कर देंगे? घोल देंगे। ठीक है, तथा अपने अवयव में क्या हो जाते हैं बच्चों? विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं ये? अपने अवयव में विभक्त हो जाते हैं। इनके विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है, अतः ये आप कह सकते हैं कि ये प्रायः जल योजित क्रिस्टलीय लवण है, अर्थात इसमें कुछ जल के भी अणु होते हैं। जैसे आपने मोहर लवण को देखा अभी बच्चों, आपने किसका अध्ययन किया? मोहर लवण का अध्ययन किया। मोहर लवण को FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O जलयोजन करेंगे, यहाँ पर Fe2 प्लस आयन के रूप में टूटेगा, NH4 प्लस आयन के रूप में टूटेगा, SO4 2 माइनस आयन के रूप में ये क्या हो जाएगा बच्चों? जलीय आयनों का यह मिश्रण होता है। यानी मोहर लवण के विलयन से हम Fe2 प्लस NH4 प्लस अथवा SO4 2 माइनस का परीक्षण कर सकते हैं। इनमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं इसके और भी बच्चों। पोटासियम का है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज 24H2O, यानी आपका ये फिटकरी का फार्मूला है, पोटासियम की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है बच्चों, ये आपका है। वैसे ही अन्य को भी देख सकते हैं, K2SO4 इंटू Cr2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, यानी क्रोम एलम की बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चों एलम होता है वो कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले पोटासियम, यहाँ पर क्रोम एलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे फेरिक एलम कार्नेलाइट की बात करेंगे, तो फेरिक एलम देखते हैं बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू Fe2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, यानी फेरिक एलम की बात है। फेरिक फिटकरी है बच्चों, यहाँ पर पोटाश फिटकरी थी, यानी फिटकरी भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, यानी कार्नेलाइट कह रहा है इन यौगिकों में अवयवी आयनों के गुण परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा अब हम लोग पढ़ते हैं इसका उपसहसंयोजी अथवा जटिल यानी संकुल यौगिक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है बच्चों। तो देखेंगे इसका उदाहरण और परिभाषा। ये यौगिक ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये क्या रहेंगे बच्चों? विलयन में भी सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। इन यौगिकों का एक भाग जल में आनित नहीं होता तथा यह अपने अवयवों से अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह भाग जिसके रासायनिक गुण विशिष्ट होते हैं तथा अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, जटिल अथवा संकुल आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? जटिल अथवा संकुल आयन कहलाते हैं। यह आपकी परिभाषा था। अब उदाहरण देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो उदाहरण के रूप में है, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यह गहरे नीले रंग का विलयन Cu2 प्लस आयन की उपस्थिति प्रदर्शित नहीं करता, परंतु इसमें Cu NH3 का होल 4 2 प्लस आयन होते हैं। ठीक है, Cu NH3 का होल 4 2 प्लस आयन संकुल आयन, इसको क्या कहेंगे बच्चों? संकुल आयन। 4 अमोनियम अणु, कितने बच्चों? NH3 के कितने अणु है यहाँ पर? 4 अमोनियम अणु तथा Cu2 प्लस आयन के संयोग से बनते हैं। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। इसी प्रकार जब केशियन तथा यफिसियन का होल ट्वाइस के जलीय विलयन को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यफिसियन का होल 6 4 माइनस संकुल आयन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 Fe6 को, यानी यह जो जटिल यौगिक है आपका संकुल यौगिक है बच्चों, जब इसको तोड़ेंगे तो यह पोटेशियम आयन और प्लस फेरोसाइनाइड आयन के रूप में यह टूट जाएगा। ठीक है, Fe6 का
होल 6 का 4 यहाँ पर आयन बहुत अस्थायी होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत अस्थायी होता है। और या Fe2+ तथा Cn- आयनों के परीक्षण में ये नहीं देता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने उदाहरण देखा संकुल आयनों को यानी जटिल यौगिकों के। ठीक है, अब इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं कि द्विक लवण और उपसंयोजक यानी जटिल यौगिक में अंतर क्या होता है बच्चों। देखते हैं अंतर इसका। ठीक है, द्विक लवण और हम लोग दोनों में अंतर देख रहे हैं, द्विक लवण और जटिल यौगिक में। तो अंतर पहला है आपको, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन में अपने अवयवों में क्या हो जाते हैं बच्चों? टूट जाते हैं। जैसे फिटकिरी है। ठीक है, फिटकिरी है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज 24H2O को जब हम जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में क्या हो गया बच्चों? ये टूट गया। ये क्या हो गया? अपने आयनों में ये टूट गया। जटिल यौगिक, संकुल यौगिक क्या है? इनकी जटिल इकाई ठोस तथा विलयन अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि ठोस रहेगा तभी बच्चों और इसका विलयन रहेगा तभी ये दोनों अवस्था में क्या रहेंगे? ये स्थायी रहेंगे। जैसे K4 या फिर CN6 में K4+ है, यहाँ पर K+ है, या फिर CN6 4- है। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? द्विक लवण का। द्विक लवण में देखेंगे तो इनके विलयन के गुण, ठीक है बच्चों, इनके विलयन के गुण अवयवी आयनों के गुण होते हैं तथा सभी आयन सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे फिटकिरी के जलीय विलयन से K+, एल्युमिनियम 3+, सल्फेट 2- का परीक्षण किया जा सकता है। द्विक लवण की बात कर रहे हैं। तीसरा है, द्विक लवण में धातु अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करती है, लेकिन संकुल यौगिक में इनमें जटिल आयन के गुण अवयवी आयनों से क्या होते हैं बच्चों? भिन्न होते हैं। जैसे K4 या फिर CN6 के विलयन में या फिर CN6 4- के गुण या फिर 2+ तथा Cn- से क्या होता है बच्चों? भिन्न होता है। तीसरा अंतर है इसमें कि जटिल यौगिक में धातु की संयोजकता सामान्य से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, यानी मैक्सिमम कहा जाता है कि ये कितनी होती है? अधिक होती है। तो आपने देखा बच्चों, द्विक लवण और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर थे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, जो फुल डिटेल के साथ, ठीक है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हो रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अब उपसहसंयोजी यौगिक के प्रकार यानी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है बच्चों, इसके बारे में। पहला है, आपको दिख रहे हैं बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक के अस्थायित्व के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायित्व के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पूर्ण जटिल यौगिक यानी परफेक्ट कॉम्प्लेक्स या पेनेट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ये यौगिक जिनका जटिल आयन अधिक अस्थायी होता है तथा विलयन में बहुत कम वियोजित होते हैं, यानी विलयन इसका बनाएंगे तो जल्दी टूटेंगे नहीं और ये हमेशा अस्थायित्व बनाए रहेंगे। जैसे पूर्ण यौगिक है यहाँ पर K4 या फिर CN6, इसको तोड़ेंगे बच्चों तो K++ या फिर CN6 4- में टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखेंगे तो या फिर CN6 4- को फिर तोड़ेंगे तो 2+ और +C से Cn- में ये टूट जाएगा। यानी कह रहे कि अत्यधिक कम वियोजन होता है, बहुत कम ये वियोजित होता है, बहुत कम, टूटता ही नहीं है, आप कह सकते हैं एक तरह से। दूसरा है बच्चों अपूर्ण जटिल यौगिक, इम्परफेक्ट का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वे यौगिक जिनका जटिल आयन कम अस्थायी होता है, अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों की टूट जाता है, क्या होता है? ये टूट जाता है, अस्थायी बहुत कम होता है तथा विलयन में उत्क्रमणीय वियोजन प्रदर्शित करता है, यानी टूटकर वियोजन दिखाता है बच्चों। जैसे अपूर्ण जटिल यौगिक है, यहाँ पर अपूर्ण जटिल यौगिक K2 याद रखिएगा K2, इससे पहले आप K4 देख रहे थे। CdCN आपका 4, जब तोड़ेंगे इसको तो यह K++ CD यहाँ पर
CN4 2 माइनस के रूप में टूटेगा। फिर इसको तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, इसको CD CN4 2 माइनस, यह उत्क्रमणीय वियोजन के रूप में टूटेगा CD2 प्लस और 4CN माइनस के रूप में, यानी उत्क्रमणीय वियोजन है बच्चों यह। ठीक है, ठीक है, यह पहला था। दूसरा देखेंगे इसका भाग, तो उपसंयोजी मंडल क्षेत्र में, ठीक है, संकुल आयन धनावेशित या ऋणावेशित या उदासीन हो सकता है। या तो जो कोऑर्डिनेशन मंडल है बच्चों, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी मैं इसका परिभाषा बता रहा हूं बच्चों क्या होता है। ठीक है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो जटिल यौगिक या तो आयनित रूप में रहेगा, धनावेशित रूप में रहेगा, नहीं तो ऋणावेशित रहेगा, नहीं तो उदासीन हो सकता है। इसके आधार पर उपसंयोजी यौगिक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो पहला आप देख रहे हैं उदासीन जटिल यौगिक की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उदासीन जटिल यौगिक। तो देख रहे हैं ये यौगिक जल में घोलने पर कोई आयन नहीं देते तथा अनविद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। इन पर कोई नेट आवेश नहीं होता, अतः इन्हें उदासीन संकुल यानी न्यूट्रल यानी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं NiCu का 4, FeCu का होल 5, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, CaCl3 NH3 का होल थ्राइस इत्यादि, ये सभी क्या है बच्चों, ये उदासीन जटिल यौगिक है। ठीक है, इसका दूसरा देखेंगे, वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन सामान्य तथा ऋणायन जटिल होते हैं यानी संकुल होते हैं तथा ऋणायनी संकुल कहलाते हैं, जैसे K4 या FeCN6। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये धनायन और ऋणायनी दोनों प्रकार के जटिल यौगिक है, संकुल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 4K प्लस और प्लस FeCN6 पर 4 माइनस के रूप में यह हो रहा है बच्चों। तीसरा, वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन जटिल तथा ऋणायन सामान्य होते हैं धनायनी संकुल कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, ऋणायनी संकुल कहते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, धनायनी संकुल कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे, धनायनी संकुल कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है धनायनी संकुल, तो CuNH3 का होल 4 SO4 इक्वल टू CuNH3 का होल 4 2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ये क्या है बच्चों, धनायन संकुल कहलाएगा। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। चौथा देख रहे हैं, वे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, यानी धन भी रहेगा और बच्चों ऋण भी रहेगा, जैसे PtCl4, यहाँ पर PtCN का होल 4। ठीक है बच्चों, यह आपका था। ठीक है, यहाँ पर वर्गीकरण। अब देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो उपसंयोजी यौगिकों को संकुल के आवेश के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। तो धनायन यदि सरल रहेगा पहला, तो ऋणायन रहेगा संकुल, और इस प्रकार से इसको हम लोग कहेंगे क्या, यह ऋणायन संकुल कहलाएगा। यह जो संकुल है आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ऋणायन K4 या FeCN6, और दूसरा है NaCuCl2। संकुल यदि धनायन है और ऋणायन सरल है तब यह धनायन संकुल कराएगा बच्चों। CuNH3 का होल 4 SO4 यह क्या कराएगा बच्चों, धनायन संकुल कराएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कराएगा बच्चों, धनायन संकुल कराएगा। यदि ऋणायन यहाँ पर यह है और संकुल सरल है, यहाँ पर धनायन सरल है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणायन संकुल कहेंगे। और जब दोनों धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है, तब इसको धनायन ऋणायन संकुल कहेंगे। जैसे में यहाँ पर बच्चों PtCN का 4 और PtCl4, अभी इसको हमने पढ़ा बच्चों। आगे बढ़ेंगे चौथा में, तो इसको उदासीन कहेंगे, विद्युत अनपघट्य कहेंगे, उदासीन रहेगा। क्या रहेगा उदासीन, इसका उदाहरण है तो NiCu का होल 4 या FeCu का होल 5, ये सभी क्या है बच्चों, उदासीन वाले हैं। समझ रहे हैं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने आपको बताया पीछे बच्चों, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है। ठीक है, उसको क्या क्या कहते हैं, जैसे आपको इसका IPSC नाम लिखना है तो कुछ आपको शब्दों को जानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे, उपसंयोजी यौगिक का विस्तार से अध्ययन करने से पहले इनमें प्रयोग होने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दावलियों का माने ज्ञान होना आवश्यक है। वही मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर कुछ जानकारी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला है
उप सह संयोजी क्षेत्र या मंडल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है इस फिर बच्चों। तो देखेंगे पहला यहाँ पर कि उप सह संयोजी संकुल को एक बड़े कोष्टक इस तरह से समझ रहे हैं बच्चों, इस बड़े कोष्टक में लिखा जाता है जिसे उप सह संयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं या जटिल आयन कहते हैं। जब बड़े कोष्टक के अंदर आप लिख रहे हैं बच्चों तो उसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जटिल आयन कहेंगे या उप सहसंयोजी क्षेत्र या क्या कहेंगे, मंडल कहेंगे। और प्रदर्शित किससे करेंगे बच्चों, तो बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु यम होता है जिसके साथ आयन अणु उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है बच्चों, अणु आयन उपसहसंयोजी यौगिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनर है, आयन अणु लिगेंड, आयन या अणु लिगेंड कहलाता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, ग्राही कहलाता है, परमाणु ग्राही कहलाता है। ठीक है, और जो बाहर रहता है उसको लिगेंड कहते हैं, वो दाता का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि यह आपका बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु है और यह आपका लिगेंड है। उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं बच्चों, तो देखेंगे जैसे यहाँ पर है Cu बड़े कोष्टक के अंदर दिख रहा है बच्चों, इसको आप बड़े कोष्टक को क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको कहेंगे जटिल आयन। ये जो अंदर लिखा है इसको क्या कहेंगे, जटिल आयन, और इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहेंगे, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे इस बड़े कोष्टक के। एक उपसंयोजी मंडल या क्षेत्र है जिसमें CO या इसकी संयोजकता है बच्चों यहाँ पर 3 तथा 3 NH3 अणु तथा 3 ऋणावेशित क्लोरीन यानी Cl माइनस आयनों से घिरा है। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से है बच्चों, CN6 का यहाँ पर 4 माइनस, NiNH3 का होल 6 2 प्लस, NiCO का होल 4, PtCl4 2 माइनस इत्यादि है। ठीक है, दूसरा के बाद देखेंगे, पहले के बाद दूसरा बच्चों, उपसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित परमाणु या समूह आयनित नहीं होते या फिर अति अल्प मात्रा में आयनित होते, यानी जो अंदर ये कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं बच्चों, ये आयनित नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो न के बराबर होते हैं, आप कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में, लेस की बात करें, बहुत कम मात्रा में। ठीक है बच्चों, तीसरा रूल क्या है समनमंडल में, जो परमाणु या समूह उपसंयोजी क्षेत्र में नहीं होते उन्हें कोष्टक के क्या किया जाता है बच्चों, बाहर रख दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, उन्हें कोष्टक के बाहर रखा जाता है। इन्हें आयनन क्षेत्र, आयनाइजेशन स्फीयर या सह आयन, काउंटर आयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, उदाहरण में K4 FeCN6 में यह तो आपका क्षेत्र है, उपसंयोजी क्षेत्र है, और जो बाहर है इसको क्या कहेंगे, आयनन क्षेत्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों, K4 को आयनन क्षेत्र और FeCN6 को क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहेंगे। में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 4K प्लस है सह आयन है तथा FeCN6 का 4 माइनस ये क्या है, जटिल आयन है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर CuNH3 का होल 4 यह आपका जटिल आयन है और यह SO4 क्या है बच्चों, सह आयन है। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों, CuNH3 का होल 4 Cl2 इसको कहेंगे जटिल आयन, इसे क्या कहेंगे इतना के बच्चों, जटिल आयन। क्यों, क्योंकि यह कोष्टक के क्या है, अंदर है, और बाहर इस बड़े कोष्टक के बाहर Cl है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो सह आयन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध और उदाहरण लेंगे। यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं CuNH3 का होल 5 Cl, तो यह आपका जटिल आयन है, और Cl2 या बाहर एक कोष्टक के सह आयन है। वैसे यहाँ पर भी आप बता सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में, इसमें सह आयन कौन कौन है, कौन सा है, और जटिल आयन कौन सा है। ठीक है, चौथा देखेंगे, विलयन में सह आयन आयनित हो जाते हैं, यानी जो बाहर होते हैं बच्चों वह क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, लेकिन बड़े कोष्टक के अंदर वाले
आपको वह भी मैं बताया कि होते ही नहीं है, और होते हैं तो न के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ उदाहरण लिया गया है, और इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा आयनित होता है और कौन कौन सा नहीं आयनित होता है मानी। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों में उपसहसंयोजी जो क्षेत्र है तथा सह आयन को लिखिए। तो आप समझ ही रहे हैं बच्चों, जो कोष्टक के बाहर होता है उसको सह आयन काउंटर आयन कहते हैं, और जो कोष्टक के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा बच्चों, के फॉर सह आयन, और यह पूरा क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजी क्षेत्र। वैसे ही यहाँ पर कोष्टक के अंदर है, इसको क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी क्षेत्र, और कोष्टक के बाहर वाले को Cl2 को क्या कहेंगे बच्चों, इसको, तो इसको सह आयन कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं तो सह आयन क्या है बच्चों, सी में कोई भी सह आयन है ही नहीं, कोई भी कोष्टक के बाहर आपके नहीं है। एक यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोष्टक के बाहर सह आयन K2 है, और यहाँ पर सहसंयोजी क्षेत्र है NiCN का होल 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो आप 02 पाई क्लासेज के चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर फुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, ठीक है, फुल डिटेल के साथ कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपके सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जा रही है बच्चों। ठीक है, फ्री कॉस्ट कराया जा रहा है बच्चों। ठीक, तो आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों, दूसरा देखेंगे बच्चों। यहाँ पर परिभाषा में दूसरा है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में देखेंगे बच्चों। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहेंगे, तो देखेंगे उपसहसंयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन समूह जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय परमाणु आयन कहते हैं। यह केंद्रीय परमाणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा उपसहसंयोजी बंध में ग्राही यानी एक्सेप्टर की तरह व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया है बच्चों, CuNH3 का होल 4 और SO4, इसमें आपको सह आयन और सह यहाँ पर उपसहसंयोजी क्षेत्र के बारे में अभी हमने पीछे अध्ययन किया है बच्चों। ठीक है, में आप देखेंगे में Cu2 प्लस केंद्रीय धातु आयन है। क्या है सी बच्चों, Cu2 प्लस केंद्रीय धातु आयन है जो 4 NH3 अणुओं द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंट्रल एटम, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे बच्चों, सेंट्रल एटम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, Cu को सेंट्रल एटम, और NH3 का होल 4 को यहाँ पर अणुओं से घिरा है, तो इसे घिरे होने को ही लिगेंड कहते हैं। जिनसे घिरा रहता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, लिगेंड कहेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए CuNH3 का होल 4 2 प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं NH3 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 NH3, ये सभी क्या है बच्चों, लिगेंड कहलाते हैं। और Cu क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। इसे क्या कहेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जो सेंटर में रहेगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु, और जो इसके चारों ओर से घेरे रखेगा, अणुओं के द्वारा घेरे रखेगा, उसे लिगेंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग लिगेंड को समझते हैं। ठीक है बच्चों, लिगेंड को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, इन शब्दावलियों को जानना जरूरी है बच्चों, तभी आप इसका उपसहसंयोजी के हम IPSC आपको बता सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इन परिभाषाओं को सीखिए कि किसको क्या कहते हैं। तीसरा है आपका लिगेंड क्या होता है बच्चों, लिगेंड किसे कहते हैं, जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु आयन अणु सामान्य ऋणायन जो सहसंयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध के निर्माण में दाता परमाणु यानी डोनर की तरह व्यवहार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लिगेंड कहलाता है। वह लिगेंड लुईस क्षार होते हैं, अर्थात उपसहसंयोजी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से जो रहेगा उसे लिगेंड कहेंगे। और दोनों का जब हम लोग यहाँ पर एक यौगिक बनाएंगे, जटिल यौगिक बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा MLX, और इस तरह से
यही जटिल यौगिक है। इस जटिल यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह CO क्या है बच्चों, तो ये आपका सेंट्रल एटम है। NH3 क्या है बच्चों, यह आपका लिगेंड है, या यहाँ पर आप देखकर कह सकते हैं क्या है बच्चों, लिगेंड है। Cl भी लिगेंड है और NH3 भी लिगेंड है। देख रहे हैं ना, इसमें NH3 तथा Cl- लिगेंड है। ठीक है, कुछ नोट्स बनाते हुए चलिएगा बच्चों। आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहिएगा। बेस्ट तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं बच्चों हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, केवल वे परमाणु आयन अथवा अणु की ही लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर सकते हैं बच्चों, त्याग कर सकते हैं। नोट में लिख सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो त्याग कर सकते हैं वही लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वही लिगेंड की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। दूसरा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने हेतु केंद्रीय परमाणु आयन में रिक्त कक्षकें होनी चाहिए। यानी बिना रिक्त स्थान के आप कैसे भरेंगे, आप ही समझ लीजिए कि आप यदि खाना खाकर आपका पेट भर चुका है तो फिर दोबारा आपको दिया जाए तो नहीं खाएंगे जब तक वो खाली नहीं होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए उसमें कुछ रिक्त स्थान होने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लिगेंड तो समझ लीजिए। अब प्रकार कितने प्रकार का होता है, लिगेंड के प्रकार कितना होता है, अपने लिगेंड को समझा बच्चों। तो लिगेंड के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या। ठीक है, तो लिगेंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिगेंड के आवेश के आधार पर, जो लिगेंड है आवेश के आधार पर कितना प्रकार का होता है बच्चों, तो देख रहे हैं ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। ठीक है, तो ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लिगेंड सामान्यतः ऋणावेशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ऋणावेशित लिगेंड। जैसे F-, Cl-, Br-, OH-, ये सभी ऋणावेशित लिगेंड है बच्चों। Cn-, SO3 2-, S2-, SO4 2- इत्यादि। उदासीन लिगेंड क्या होता है, उदासीन देखेंगे तो उदासीन लिगेंड में CO H2 यहाँ पर इस प्रकार से, O यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड, R इस प्रकार से, OH इस तरह से, NH3 यहाँ पर है। ये सभी क्या है बच्चों, ये उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, धनावेशित लिगेंड यानी ये बहुत दुर्लभ होते हैं, रेयर केस में पाए जाते हैं, और उसमें सबसे आप देख रहे हैं एक ही इम्पोर्टेंट है NO+, यह धनावेशित लिगेंड है बच्चों। आपको मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो लिगेंड होते हैं सामान्यतः ऋणावेशित ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये दुर्लभ ही है बच्चों, दुर्लभ है यहाँ पर धनावेशित। दूसरा देखेंगे, यह तो आपने आवेश के आधार पर देखा। अब संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। तो किसी लिगेंड के द्वारा बनाए गए सहसंयोजी बंधों की संख्या को डेंटिसिटी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह लैटिन नाम डेंटेट से लिया गया है, और डेंटेट का मतलब ये होता है टूथ। क्या था बच्चों, डेंटेट का मतलब होता है टूथ मीन्स दांत, यानी डेंटिस होता है, अर्थात लिगेंड की तुलना दांतों से की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये धातु परमाणु आयन को ठीक उसी प्रकार से घेरे रहते हैं जैसे मुंह में दांत जीभ को घेरे रखती है। डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बच्चों, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक दंती लिगेंड या एक दंतुर कहते हैं, मोनोडेंटेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक दंती लिगेंड या एक दंतुल। ठीक है, देखेंगे इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। ठीक है, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ये उदासीन या ऋणावेशित हो सकते हैं। एक दंतुर लिगेंड या एक दंती लिगेंड या एक दंतुर मोनोडेंटिट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये धनायन या उदासीन क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणायन या उदासीन हो सकते हैं। जैसे Fe-, Cl-, Br-, I-, NH3 अमोनिया जल है, Cn-, OH-, O2-, NO2-, CO, ये सभी यहाँ पर कुछ उदासीन और आपने को यहाँ पर ऋणावेशित मैक्सिमम मिला, यहाँ पर कुछ उदासीनों को भी आपने देखा, ये सभी क्या थे, उदासीन थे और ऋणावेशित भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रमुख एक दंती लिगेंड तथा उसके दाता परमाणु यानी डोनर एटम का हमने सारणी यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे एक दंतुर लिगेंड में। ठीक है, एक दंतुर लिगेंड में यहाँ पर सबसे पहला है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं नाम है सूत्र उसका, दाता परमाणु
आवेश इस पर होता है और लिगेंड का नाम क्या होता है, यदि आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप। ठीक है, नाम रहेगा जल यानी H2O की बात करेंगे, दाता परमाणु ऑक्सीजन रहेगा, आवेश इस पर शून्य रहेगा, और जब आ जाएगा H2O तो उसको क्या कहेंगे, एक्वा। क्या बोलेंगे जल को बच्चों, एक्वा बोलेंगे या एक्वो कहेंगे, तो आप एक्वा ही बोलिएगा। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, एक्वा बोलेंगे। ठीक है, नाम रहेगा अमोनिया, सूत्र NH3। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, आवेश का इस पर शून्य है, और जब यह NH3 आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, तो लिगेंड में नाम लिखेंगे एमिन। एमिन, एमिन देख रहे हैं ना, एमिन पढ़ेंगे बच्चों। NH3 को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, एमिन पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाइलाइड आयन, हाइलाइड आयन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दाता परमाणु X है, ठीक है, X माइनस यहाँ पर है, आवेश माइनस देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है बच्चों, देख ही रहे हैं यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और लिगेंड का नाम में तो यदि फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आइडो, और सभी को मिलाकर हाइलाइडो कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसको, हाइलाइडो कहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। OH माइनस की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर दाता परमाणु ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश माइनस है इसलिए -1, और लिगेंड हाइड्रोक्साइडो कहेंगे, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो कहेंगे। ये सभी क्या है, एक दंतुर लिगेंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, यह उदासीन वाला है, यहाँ पर दाता परमाणु O है, आवेश शून्य है, और इसको हम लोग कार्बोनिल बोलेंगे। लिगेंड का नाम लिखते समय क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बोनिल बोलेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, यह भी उदासीन परमाणु है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे N दाता परमाणु है, आवेश शून्य है, और जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे बच्चों, नाइट्रोसिल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। आगे बढ़िए, अगला है साइनाइड आयन CN माइनस, जो मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम मिलेगा साइनाइड आयन CN माइनस। दाता परमाणु या तो नाइट्रोजन है या तो कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर आवेश माइनस है, -1। CN को साइनो बोलेंगे या साइनाइडो बोलेंगे। ठीक है, साइनाइडो या साइनो। आगे आठवां है नाइट्राइट आयन यानी NO2 माइनस, यह भी ऋणावेशित है, या इस तरह से भी लिख सकते हो ONO माइनस। ठीक है, यहाँ पर दाता परमाणु है नाइट्रोजन, आवेश -1, नाइट्रो या नाइट्राइटो। ठीक है बच्चों, वैसे ही सल्फेट आयन SO4 माइनस में दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश है 2 माइनस, इसको बोलेंगे SO4 माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फेटो। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, सल्फेटो बोलेंगे। ठीक है, चलिए 10वां देखेंगे, ऑक्साइड आयन तो O2 माइनस, यहाँ पर दाता परमाणु O, आवेश है 2 माइनस यहाँ पर, और इसको ऑक्सो बोलेंगे या ऑक्साइडो बोलेंगे। ठीक है, पिरिडीन C5H5N, दाता परमाणु N, आवेश 0, पिरिडीन लिखेंगे नाम में, लिगेंड में पिरिडीन। और देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर PY, ध्यान दीजिएगा, यही आपको दिखने के लिए IPSC नाम में मिलेगा PY, तो PY लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि वो क्या है बच्चों, पिरिडीन है। आगे बढ़ेंगे, 12वां है थायोसाइनेट SCN माइनस, दाता परमाणु यस, सल्फर या नाइट्रोजन, आवेश -1, इसको आप लिगेंड का नाम लिखते समय बोलेंगे थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो, तो आप थायोसाइनेटो ही बोलिएगा बच्चों। 13वां है आपका एसीटेट आयन CH3COO माइनस में, दाता परमाणु O है, आवेश -1 है, और इसको लिगेंड का नाम लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे एसीटेटो। क्या लिखेंगे बच्चों, एसीटेटो। अगला है 14वां परऑक्साइड आयन यानी O2 माइनस, दाता परमाणु है ऑक्सीजन, आवेश है 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिगेंड का नाम लिखते समय बोलेंगे परऑक्सो या परऑक्साइडो। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15। अगला है बच्चों ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन C6H5 का होल 3P, दाता परमाणु P, आवेश इस पर 0, लिगेंड का नाम ट्राइफेनिल फास्फीन। 16वां कार्बोनेट आयन CO3 2-, दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश 2-, लिगेंड का नाम कार्बोनेट आयन। फास्फीन 17वां PH3, दाता परमाणु P, फास्फोरस,
आवेश क्या रहेगा 0 और लिगेंड का नाम फास्फिन। 18 सल्फाइड आयन H2 माइनस, यहाँ पर H-2, लिगेंड का नाम सल्फाइडो। सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस यहाँ पर है, इस तरह से आप देख रहे हैं, लिगेंड का नाम सल्फाइडो, यहाँ पर सल्फाइडो था। यहाँ पर थायोसल्फेट H2O3, या इस तरह से आप देख सकते हैं, लिगेंड का नाम थायोसल्फेटो। नाइट्रोनियम में NO2+, ठीक है, दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश +1 और लिगेंड का नाम है नाइट्रोनियम। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोसोनियम, NO+ में दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश प्लस, लिगेंड है नाइट्रोसोनियम। आगे बढ़ेंगे तो एमाइड आयन में NH2- में दाता परमाणु नाइट्रोजन, -1 एमिडो, यहाँ पर नाइट्रेट आयन का, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, एमाइड का आपने देखा बच्चों। ईमाइड आयन का NH2- में तो देखेंगे इस प्रकार से। थायोयूरिया, याद रखिएगा इसको बच्चों, यह इंपॉर्टेंट है, थायोयूरिया H2NC SHN2, दाता परमाणु नाइट्रोजन, आवेश है 0 और लिगेंड का नाम लिखते समय क्या लिखेंगे बच्चों, लिगेंड का नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, थायोयूरिया लिखेंगे, TU लिखेंगे, थायोयूरिया। तो इस प्रकार से आपने एक दंतुर लिगेंड के बारे में अध्ययन किया बच्चों। क्या किया आपने, एक दंतुर लिगेंड के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि द्विदंतुर क्या होता है बच्चों, द्विदंतुर, ठीक है। बाइडेंटेट की बात करेंगे तो इनमें 2 दाता परमाणु प्रति लिगेंड होते हैं तथा केंद्रीय धातु परमाणु आयन से 2 स्थानों पर जुड़े होते हैं, जैसे ऑक्जिलेटो, उदाहरण के देख रहे हैं बच्चों, 2 प्रकार से यह जुड़ा है, 2 स्थानों पर जुड़ा है, ठीक है, ऑक्जिलेटो। यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पर इस प्रकार से इसको द्विदंतुर या द्विदंती लिगेंड कहेंगे, द्विदंतुर या द्विदंती लिगेंड। यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं बच्चों इस प्रकार से, या चौथा इस प्रकार से, सेम टू सेम यही है, इसलिए इसको द्विदंतुर या द्विदंती लिगेंड कहेंगे। 5वां है आपका, यह था आपका ग्लाइसिनेटो और एसिटिल एसीटोनेटो, यहाँ पर था, यह आपका 5वां। 6वां यहाँ पर है इसका, आप देख रहे हैं तो डाइमेथिल ग्लाइक्सोमेटो, और यह है आपका देख रहे हैं 2,2 डाई पिरिडायल, 2,2 डाई, यहाँ पर पिरिडायल है, ठीक है बच्चों, यह आपका द्विदंतुर लिगेंड किया, यह आपने उदाहरण देखा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। नोट में देखेंगे, यदि लिगेंड में एक ही परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो वह द्विदंतु लिगेंड की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे इस तरह से, यह एक दंती लिगेंड है। द्विदंती लिगेंड में 2 दाता परमाणु होने क्या है बच्चों, आवश्यक है। दूसरा, द्विदंतु लिगेंड में जब 2 दाता परमाणु समान होते हैं तो उसे सममित, सिमेट्रिकल द्विदंती लिगेंड कहते हैं, जैसे ऑक्जिलेट में आपने देखा बच्चों, सेम टू सेम थे। आयनों में दोनों दाता परमाणु ऑक्सीजन है, इसी प्रकार यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन में भी एन था, एथिलीन डाइएमीन में भी दूसरा उदाहरण था बच्चों। तीसरा देखेंगे, जब दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे असममित द्विदंती लिगेंड कहते हैं, जैसे ग्लाइसिनेट आयन, आपने देखा नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन दाता परमाणु थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं, ठीक है। त्रिदंती लिगेंड या त्रिदंतुर, त्रिदंतुर या त्रिदंती लिगेंड, ठीक है। ट्राइडेंटेट की बात करेंगे लिगेंड, इनमें 3 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। क्या होंगे बच्चों, एक ही बार 3 स्थानों पर जुड़ेंगे। देख रहे हैं बच्चों उदाहरण यहाँ पर, डाई एथिलीन ट्राइएमीन यानी DI यानी डाइन की बात करेंगे, इसमें 3 दाता परमाणु है नाइट्रोजन के रूप में, 1 2 यहाँ पर 3, ये 3 दाता है, ठीक है। वैसे ही चतुर्दंतुर या चतुर्दंती लिगेंड की बात करेंगे बच्चों, इसमें 4 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय परमाणु धातु आयन से 4 स्थान पर जुड़े होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन ट्रेन की बात करेंगे जिसमें 4 दाता परमाणु N है, ठीक है। वैसे ही 5 दंतुर, ठीक है, या 5 दंती लिगेंड की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसमें 5 दाता परमाणु होते हैं जो परमाणु केंद्रीय परमाणु धातु से 5 स्थानों पर जुड़े होते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन एडिएट का है, एडिएट की बात करेंगे जिसमें 2 N तथा 3 O दाता परमाणु है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप ये 7 नामों को अच्छे से तैयार रखिएगा बच्चों,
यही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला है छठ दंती लिगेंड या छठ दंतुर की बात करेंगे, जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु पर 6 स्थानों पर जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु पर 6 आयनों से जुड़े होते हैं स्थानों पर। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन एडिएटा। ठीक है, एडिएटा 4- यहाँ पर था पहले बच्चों 3- था, जिसमें 2 यन तथा 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु है। नोट में देखेंगे बच्चों, सामान्यतः लिगेंड उदासीन अथवा ऋणावेशित होते हैं, अभी बताया बच्चों आपको, परंतु इसमें कुछ धनायनी भी होते हैं, जैसे आपने रियर केस में देखा, दुर्लभ था यह। सेतुबंध लिगेंड क्या होता है बच्चों, तो कुछ एक दंती लिगेंड 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु के साथ उपसंयोजन कर सकते हैं। ऐसे लिगेंड एक सेतु की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सेतुबंध लिगेंड कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर उदाहरण है इस प्रकार से। ठीक है, Cl इस तरह से Cl या फिर Cl, यहाँ पर ये इस वाले को क्या कहेंगे बच्चों, यह सेतु लिगेंड कहलाता है। इन दोनों क्लोरीन को क्या कहेंगे बच्चों, सेतु लिगेंड। वैसे ही यहाँ पर इस प्रकार से दोनों को क्या कहेंगे बच्चों, सेतु लिगेंड कहेंगे। ठीक है, सेतुबंध लिगेंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, उभयदंती लिगेंड क्या होता है, कुछ एक दंती लिगेंड के पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिसके द्वारा एक केंद्रीय धातु परमाणु से सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। अतः इन्हें उभयदंती या दोहरे दंती लिगेंड कहते हैं, किंतु केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है नाइट्रो समूह है, साइनो समूह है, आइसोसाइनाइ साइनो समूह है, थाइनोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो, इस प्रकार से सभी क्या है बच्चों, उभयदंती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये उभयदंती कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं उभयदंती लिगेंड। कीलेट क्या होता है क्या बच्चों, कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कीलेट संकुल क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब यह चौथा आपका परिभाषा था बच्चों, चौथा वाला, जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज्यादा सहसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है। अतः इस यौगिक को कीलेट कहते हैं या चिलेट कहते हैं, तथा ऐसे लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। जैसे Cu2+ आयन एथिलीन डाइएमीन के साथ क्रिया करके निम्नलिखित कीलेट बनाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यह कीलेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, यह चक्रीय संरचना को ही क्या कहेंगे बच्चों, कीलेट कहेंगे। कीलेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों, यहाँ पर नोट में देख सकते हैं। कीलेट की उत्पत्ति ग्रीक शब्द चेलोस से हुई है, जिसका अर्थ है क्रेब अथवा क्लेव। ठीक है, यानी जाल चक्र की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, कीलेट के गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कीलेट के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो कीलेट यहाँ पर देख सकते हैं, एक सहसंयोजी लिगेंडों के संकुल यौगिकों की तुलना में कीलेट संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं तथा रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। जैसे यहाँ पर यह सामान्य संकुल है, यह कीलेट संकुल है। ठीक है, कीलेट संकुल बनने में एंट्रोपी बढ़ती है तथा प्रक्रम अधिक अनुकूल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा देखेंगे, जब कीलेट के रिंग में युग्मी द्विबंध होते हैं तो यौगिक अधिक अस्थायी होते हैं, यानी जल्दी टूटते नहीं है बच्चों। तीसरा, कीलेट जल के मृदुकरण धातु आयनों के विश्लेषण में, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के पृथक्करण में बहुत उपयोग में आते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपका गुणधर्म था। पांचवा हम लोग शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, तो समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे परिभाषा, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी समन्वय संख्या या सहसंयोजक संख्या कहलाती है। एक दंती लिगेंडों की उपस्थिति में यह लिगेंडों की संख्या के बराबर होती है। उदाहरण में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर Ni आपको अभी अध्ययन किया बच्चों, इसको क्या कहेंगे, Ni को केंद्रीय धातु परमाणु।
NH3 को क्या कहेंगे बच्चों, लिगेंड कहेंगे। और यहाँ पर जो बाहर यह लिखा है इसी को समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। और यह है आपका, आपको यहाँ पर आपने देखा इसको क्या कहेंगे बच्चों, सह आयन, जो बाहर आता है उसको सह आयन कहते हैं। में निकिल की समन्वय संख्या 4 है। इसी प्रकार Fe का होल 6Cl में Fe की समन्वय संख्या 6 है। यानी यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे बच्चों। ठीक है, कोई एक यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, जैसे यहाँ पर FeH2O का होल 6Cl3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सह आयन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और यह आपका लिगेंड कहलाएगा। और इसकी संख्या को क्या कहेंगे, यहाँ पर जो संख्या रहेगी समन्वय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, यह क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, नोट देखेंगे बच्चों, जो अणु या आयन सहसंयोजी क्षेत्र यानी बड़े कोष्ठक के बाहर होता है उसको सहसंयोजी संख्या में नहीं गिना जाता, क्योंकि यह उपसहसंयोजी बंध द्वारा नहीं जुड़ा होता है। दूसरा नोट है, एक धातु विभिन्न संकुलों में एक से अधिक उपसहसंयोजन संख्या प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं NiCN का होल 4 माइनस में Ni2+ की संयोजन संख्या 4 है, जबकि NiNH3 का होल 6 आयन में Ni2+ आयन की संयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6 है। या आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे बच्चों यहाँ पर कोई भी संकुल लिखा रहेगा तो जो बाहर रहेगा, ठीक है, उसको सह आयन कहेंगे। यहाँ पर इसको Ni निकिल को यहाँ पर सेंट्रल एटम कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, आयन कहेंगे। यहाँ पर जो लिखे रहेगा NH3 छोटे कोष्ठक के अंदर, तो छोटे कोष्ठक के अंदर वाले को लिगेंड कहेंगे। और जो बाहर इसका अंक लिखा रहेगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको समन्वय संख्या और सबके बारे में। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। तो समन्वय संख्या 4 व 6 के जटिल यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। यानी आपको देखने के लिए तो 4 वाले मिलेंगे, नहीं तो 6 वाले मिलेंगे। जबकि इससे कम अथवा अधिक समन्वय संख्या के यौगिकों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर समन्वय संख्या 1, 2, 3 में तीनों समन्वय संख्या बहुत ही कम यौगिकों में पाई जाती है। देख रहे हैं बच्चों इस तरह से आप। ठीक है, Tl तथा यहाँ पर आयन में कुछ कार्ब धात्विक यौगिकों की समन्वय संख्या दिखाई गई है बच्चों। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम दिखाई देंगे, ये बहुत कम मिलेंगे। लेकिन 4 और 6 वाले, 4, 5 तथा 6 वाले बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे बच्चों, बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे देखने के लिए आपको। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं। 6 के पश्चात सर्वाधिक यौगिक समन्वय संख्या 4 के होते हैं, जबकि 5 समन्वय संख्या की कम, यानी 4 और 6 की अधिक मिलेंगी। ठीक है बच्चों, और 5 की थोड़ी कम मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या 5 है, या 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये देख रहे हैं। उच्च समन्वय संख्या यानी 6 से अधिक वाले समन्वय संख्या 16 तक के यौगिक ज्ञात है, किंतु समन्वय सामान्यतः उच्च समन्वय संख्या के यौगिक बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, 8 है इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इनकी ज्यामिति जो आकृति होती है इसके बारे में देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ज्यामिति आकृति तो देख रहे हैं, यहाँ पर संकुलों की कुछ ज्यामिति आकृतियां है। यहाँ पर इसकी कैसे हो जाएगी, समतली त्रिभुजाकार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी समतली त्रिभुजाकार, और यहाँ पर रेखीय रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रेखीय रहेगा, लीनियर रहेगा। यह उदाहरण है सभी बच्चों। और ज्यामितीय आकृति कैसी रहेगी, समतली त्रिभुजाकार। ठीक है, यहाँ पर इसका देख रहे हैं, तो यह आपका जब Ml2 के रूप में रहेगा तो यह रेखीय के रूप में रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे Ml2 यहाँ पर सूत्र जब रहेगा इसकी ज्यामितीय आकृति रेखीय रहेगी। Ml3 रहेगा तो समतली त्रिभुजाकार रहेगी। इसका अपने रेखीय का उदाहरण यह है, और Ml3 का उदाहरण यहाँ पर है समतली त्रिभुजाकार का। Ml4 की बात करेंगे तो यह समतली वर्गाकार हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर यह समतली वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर की बात हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में उदाहरण था PtCl2NH3। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों इस तरह से आपका। ठीक है, और यहाँ पर इसकी ज्यामितीय आकृति इस तरह से बनेगी बच्चों। यहाँ पर चतुष्फलकीय बनेगी।
वैसे Ml5 में बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर Ml5 में इस तरह से आपका है, इस प्रकार से समतलीय चतुष्फलकीय या त्रिभुजी द्विपिरामिडीय बनेगी इस तरह से आपका, ठीक है। और Ml6 की बात करेंगे, इसके उदाहरण को आप देख रहे हैं बच्चों इस तरह से, यह उदाहरण है बच्चों, ठीक है, यह उदाहरण कहलाएंगे, ये क्या है बच्चों, यह उदाहरण है आपके, ठीक है। और Ml6 की बात करेंगे तो ये अष्टफलकीय रहेगा और इस प्रकार से उसका ये उदाहरण है, यानी ऑक्टाहेड्रल बनेगा इस तरह से आपका बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, और ये उदाहरण है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में और कुछ केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी समन्वय संख्या को निकाल कर देखते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इनकी समन्वय संख्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं AgCN का 2, यहाँ पर माइनस में Ag का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर Ag का कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है। बी में देखेंगे तो Cu का समन्वय संख्या कितना है बच्चों, 4 है, Cu का कॉपर का। यहाँ पर C में देखेंगे तो Fe की समन्वय संख्या कितना है बच्चों, कितना दिख रहा है यहाँ पर, C का कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है बच्चों, समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि यहाँ पर C2O4 है, ऑक्जिलेट है द्विदंतुर होने की वजह से, द्विदंतुर होने की वजह से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं डी वाला PTEN2Cl2 है, यहाँ पर PT की समन्वय संख्या 2 है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी क्या है, एक द्विदंतुर लिगेंड होने की वजह से, और कुलरीन क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। यहाँ पर आ जाएंगे ई में, FeEN का होल थ्राइज, यहाँ पर Cl, इसकी समन्वय संख्या बच्चों फिर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि EN क्या होता है बच्चों, EN मैं आपको यही कह रहा था बच्चों कि ऐसे शॉर्टकट में लिख कर आएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी, क्योंकि EN क्या है, एक द्विदंतुर लिगेंड है। और Cl क्या है बच्चों, यहाँ पर Cl यह आयन, यह जटिल आयन से बाहर है। F का YMOCN8, यहाँ पर इसकी कितना हो जाएगी समन्वय संख्या, तो यह एक दंतुर होने की वजह से 8 हो जाएगा। G का देखेंगे FeAd8 की बात करेंगे, EDAT की बात करेंगे, माइनस आयन, इसकी भी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि यह आपको अभी मैं पढ़ाया कि यह 6 दंती लघुन है, यानी हेक्साडेंटेड था लिगेंड। H की बात करेंगे बच्चों, FeCu का होल 5, इसकी समन्वय संख्या एक दंतुर होने की वजह से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। RHPC6H5 का होल थ्राइज का फिर होल थ्राइज Cl है, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह एक दंतुर लिगेंड होने की वजह से। तो आपने देखा बच्चों इस तरह से, ठीक है, कि ये सभी एक दंतुर द्विदंतुर थे और इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपने इस तरह से अपने निकाला है बच्चों, ठीक है। चलिए नोट्स देखते हैं बच्चों इसका। जिन संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूहों द्वारा जुड़ी होती है, उन्हें समरूपी संकुल कहते हैं। जैसे इस प्रकार से बच्चों, ये उदाहरण है आपका CONH3 का होल 6 3+ आयन, या FeCN का होल 6 यहाँ पर 4- आयन, इस तरह से। दूसरा, जिन संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें विषम संकुल कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, विषम संकुल कहेंगे। जैसे यहाँ पर है COCl2NH3 का होल 4+ आयन, या NiCl2H2O का होल 4, ठीक है। उपसंयोजित क्षेत्र कहलाएगा बच्चों, यह जो कोष्टक के अंदर है और जो बाहर रहेगा उसको सह आयन कहेंगे, ठीक है, यह आयनित भाग कहलाएगा, ठीक है बच्चों। जो बाहर रहेगा उसको आयनित भाग कहेंगे, ठीक है, और जो अंदर रहेगा उसको उपसंयोजन क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा बड़े कोष्टक के अंदर शुरू में, यहाँ पर उसको सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहेंगे, यहाँ पर वाले को लिगेंड कहेंगे, और यह आपका उपसंयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या कहलाएगी। यह बच्चों क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या, और यह हमेशा आयन कहलाएगा। तो उपसंयोजन संख्या कितनी है बच्चों, तो यह 2 और यह 4 कुल मिलाकर कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह द्विदंतुर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिभाषा में ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ये सभी IPSC लिखते समय काम आने वाले हैं बच्चों, जो भी अब परिभाषाओं को देख रहे हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना वास्तविक आवेश होता है अथवा उस पर प्रतीत होता है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। अतः किसी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धातु परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगी। यदि
सभी लिगेंड बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए हटा दिए जाएं। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की गणना इस प्रकार से की जाती है बच्चों, ठीक है। अब क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर है, पहले कुछ रूल देख लेते हैं बच्चों, रूल देख लेते हैं नोट्स के रूप में। इसके बाद संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1, क्षार मृदा धातुओं की +2, किसी आयन उसके आवेश के बराबर तथा मुक्त उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। दूसरा के बाद तीसरा, धातु की उपसंयोजन संख्या CN, शॉर्टकट में इसको CN लिखेंगे बच्चों, तथा ऑक्सीकरण संख्या ON भिन्न भिन्न होती है। जैसे FeCN6 4- में Fe की उपसंयोजन संख्या 6 है तथा ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे K4FeCN6, तो जिसका निकालना होगा बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे? उसका ऑक्सीकरण संख्या X मान लेंगे। माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आए बच्चों, यहाँ पर अणु है तो 4 × K+ होता है, तो प्लस यानी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस इसको X माने हैं, प्लस इसका 6 और साइनाइड का माइनस ऑक्सीकरण संख्या, और इस पर कोई भी आयन नहीं है, यह उदासीन होने की वजह से इसका बराबर 0 लिखेंगे। चलिए गुणा करेंगे, यह +1 का 4 में +4 X और यहाँ पर 6 और -1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से हल कर देंगे। तो -6 में से 4 निकालेंगे तो -2 और बराबर की इधर लेकर जाएंगे तो +2, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? F2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा का है AgCN का होल 2 आयन। तो जो भी यहाँ पर आयन लिखा रहेगा बच्चों, कुछ भी लिखा रहे यहाँ पर, उसको इक्वल में लिखेंगे, बराबर में, और नहीं लिखा है तो 0 लिखेंगे। जैसे Ag का निकालना है आपको ऑक्सीकरण संख्या, तो मानेंगे कि Ag की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। तो साइनाइड का भी आपने देखा माइनस होता है -1, लेकिन 2 यहाँ पर अणु है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2- और यहाँ पर पहले से -2 है तो इधर लेकर चलेंगे, तो यह -2 और पहले से -2 है, इधर जाएगा तो +2 और -2, यानी Ag की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। चलिए बच्चों 7